हेलो, आई एम सिद्धांत। आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 28 ऑफ द मॉड्यूल डी ऑफ एबीएम। ये चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल फिनेंसेस। तो ये वर्किंग कैपिटल फिनेंस क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब जैसे आपने कोई कंपनी खोला, आपने लैंड, बिल्डिंग्स, आपने सारे मशीनरी टूल्स सब कुछ खरीद लिया। अब उसका प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कॉस्ट आपका लगेगा वो होगा वर्किंग कैपिटल फॉर द प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल में जो भी करंट एसेट्स के लिए आपका खर्चा लगेगा वो होता है वर्किंग कैपिटल। आपने सबसे शुरुआती के मंथ में प्रोडक्शन कर दिया। अब प्रोडक्शन करने के बाद जब आप इसको बेचने जाओगे तो आपको पता है इंडिया में या कोई भी वर्ल्ड में अगर सामान बिकता है तो ऑन क्रेडिट बेसिस बिकता है। तो शायद ये जो आपने सामान बेचा है इसका पैसा 3 मंथ या 6 मंथ बाद आए, तो इतना मंथ तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगा ही ना इस कंपनी का। तो इस लिक्विडिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये कंसेप्ट आया वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का। तो जब भी कोई कंपनी बेचेगा अपना सामान तो उसने एक इनवॉइस तो क्रिएट किया होगा या कहीं किसी और क्रेडिटर से पैसा लिया होगा या रिसीवेबल्स लिया होगा या प्रोमिसरी नोट्स लिया होगा। तो ये सब के अगेंस्ट जो हम लोग लोन करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल फिनेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्किंग कैपिटल फिनेंस क्या होता है। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। इसका जो डिफरेंस होगा वही नेट वर्किंग कैपिटल होगा। नेट वर्किंग कैपिटल को एक और चीज़ से जानते हैं कि वो वैसा फंड जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स से आया हो, ठीक है, वो होता है नेट वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग साइकिल देखेंगे कि वर्किंग साइकिल क्या होता है। वर्किंग साइकिल का मतलब है कि आप कोई भी कंपनी चलाते हैं उसके लिए आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं और रॉ मटेरियल खरीद के आप उसको प्रोडक्शन में भेजते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद फिनिश्ड गुड्स होता है। तो यही जो फिनिश्ड गुड्स होता है इसको बेचने के बाद फिर से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर से सारा प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो इस रॉ मटेरियल से इस रॉ मटेरियल तक का जो गैप होता है उसी को वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं। अब देखते हैं बैंक्स को ये वर्किंग कैपिटल साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल किसी को बैंक्स को पता नहीं होगा तो उसको पता नहीं होगा कि क्वार्टर में कितना पैसा देना है कोई भी कंपनी को। तो जो भी छोटी कंपनी होती है उसको हम लोग टर्न ओवर मेथड से टर्न ओवर पहले उस कंपनी का निकालते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस उसको देते हैं क्वार्टरली। मगर बड़ी बड़ी कंपनी को हम लोग अदर्स मेथड अपनाते हैं जिसको बोलते हैं टंडन्स कमिटी, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब रोल ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो कोई भी कंपनी को हम लोग लोन स्पेशली द वर्किंग फाइनेंस देने से पहले लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं। अगर 1.33 एंड अबव है तो उसको आंख बंद करके हम लोग लोन करते हैं। दो और भी बहुत सारे रेशियोज देखते हैं, मगर अगर 1.33 से ऊपर है तो इसका मतलब समझा जाता है कि कंपनी अच्छे हेल्थ में है। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ असेसमेंट। आपको बताया था कि दो तरह से मेथड ऑफ असेसमेंट होता है। दो तरह की कंपनी को हम लोग बांट देते हैं, उसी हिसाब से हम लोग कैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस उस कंपनी का निकालना है वो दो तरीके से निकालते हैं। एक तो जो 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं उसका हम लोग जनरली टर्नओवर मेथड से निकालते हैं जिसको हम लोग नायक्स कमिटी भी बोलते हैं। और एक होता है अगर कोई किसी का 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो उसको हम लोग जनरली टंडन्स कमेटी का 3 मेथड्स है और उसी 3 मेथड्स में से जो मेथड सही लगता है उसी के हिसाब से हम लोग उसको लोन देते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ असेसमेंट में टर्नओवर ऑफ इंटरप्राइजेस टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि साल भर में उसने कितना सेल्स किया, वो सब कुछ टर्नओवर कहलाता है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ द ग्रॉस टोटल वर्किंग कैपिटल सम टोटल ऑफ। अब ये टोटल वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल गैप किसको बोलते हैं, जब भी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होगा अदर देन बैंक्स बोरिंग, वो वर्किंग कैपिटल गैप होता है गैप। अब ग्रॉस और टोटल वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा। टोटल वर्किंग कैपिटल जब भी निकालना होगा तो आपको सम टोटल ऑफ इन्वेंट्री, जितने इन्वेंट्री है इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल प्लस फिनिश्ड गुड्स दोनों आ जाते हैं। रिसीवेबल्स कितने हैं, कितने पैसे आने हैं, प्लस अदर करंट एसेट्स में सारा कुछ आ जाएगा जैसे कैश या अदर क्रेडिटर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल
का रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ से पूरा होता है। आपको पता है कि आरबीआई की एक गाइडलाइन है कि किसी को अगर आप लोन दे रहे हो तो एक तो बैंक अपना कंपोनेंट देगी, एक बंदे को खुद अपने से लगाना होगा। जो खुद लगाना होता है वो मार्जिन होता है, ठीक है। तो यहाँ वही उसी का बात होगा। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक तो ओन सोर्स जिसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल मैंने बताया है कि लॉन्ग टर्म सोर्स से जो फंड या कंपनी में पैसा लगाया जाता है वो नेट वर्किंग कैपिटल होता है। और इन अदर वर्ड्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सिंपल वो नेट वर्किंग कैपिटल होता है। अब वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स, वो होता है वर्किंग कैपिटल गैप। नेक्स्ट है सप्लायर्स क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिटर्स के बारे में बता रहा है। अगर हम लोग कहीं और रॉ मटेरियल कहीं से उधार पे लिए हैं तो उसको सप्लायर्स क्रेडिट बोलेंगे। नेक्स्ट है अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगी? अब जैसे अदर करंट लायबिलिटीज़ में आपने किसी से लोन लिया या आपका बिल के अगेंस्ट आपको किसी ने लोन दिया तो वो सब करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। बैंक फिनेंसेस, जो बैंक टंडन कमेटी या नायक्स कमेटी के थ्रू लोन देगी वो होता है बैंक फिनेंसेस। अब कैलकुलेशंस देखेंगे टंडन और नायक्स कमेटी का। तो नायक्स कमेटी तो काफ़ी सिंपल है, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। अब जैसे टर्नओवर, साल भर का कोई भी कंपनी का टर्नओवर निकाल दिया जाता है, ठीक है। टर्नओवर निकालने के बाद उसको 4 से 25%, मतलब ऐसा माना जाता है कि हर 3 मंथ में कंपनीज को, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे एज्यूम ही कर लिया जाता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल 3 मंथ का है, तो टोटल साल में 4 बार इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए होगा। तो वही वर्किंग कैपिटल फाइनेंस निकालने के लिए 25% ऑफ टोटल टर्नओवर किसी भी क्वार्टर में लोन दिया जाएगा एज ए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू द कंपनी, जिसका 20% बैंक खुद देगी, 5% उस ओनर को खुद लगाना पड़ेगा। तो ये मार्जिन हो जाएगा और ये होता है नायक्स कमेटी। अब हम लोग देखेंगे टंडन्स कमेटी। टंडन्स कमेटी देखने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टंडन्स कमेटी में हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनेंसेस निकालते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग कितना लोन दे सकते हैं। ये है 3 मेथड्स होते हैं इसमें, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड में आपको बताया गया है कि सबसे पहले वर्किंग कैपिटल गैप निकलता है, उसी से हम लोग कितना फाइनेंस करना है उसे पता चलेगा। तो करंट एसेट है और अदर करंट लायबिलिटीज़, अगर इसको सब्सट्रैक्ट करें तो वर्किंग कैपिटल गैप मिलेगा। वर्किंग कैपिटल का 25% ओनर्स देगा, बाकी सारा बैंक लोन में उसको मिल जाएगा। ये होता है फर्स्ट मेथड। अगर बैंक इससे लोन देती है तो बैंक को सेकेंड मेथड से फर्स्ट मेथड से देने में नुकसान होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बैंक का कंपोनेंट आ जाता है, मगर सेकेंड मेथड बैंकर्स के लिए बेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटीज सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वर्किंग कैपिटल गैप आएगा, और वर्किंग कैपिटल गैप के आने के बाद इस वर्किंग कैपिटल गैप में ये 25% ऑफ करंट एसेट्स, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप का 25% निकलता है इसका, मगर यहाँ पे 25% ऑफ करंट एसेट्स का निकलता है। इसका मतलब ये 25% ऑफ करंट एसेट्स हमेशा ये 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि ओनर ज़्यादा पैसा लगा रहा है अपने कंपनी में और इसमें बचा हुआ पैसा बैंक देती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मेथड, ये बहुत स्ट्रिंजेंट मेथड बोला जाता है इसको, क्योंकि ये बोरोवर्स के फेवर में नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा हमारे बैंकर्स के फेवर में होता है। तो इसमें क्या होता है? वर्किंग कैपिटल गैप निकालने के लिए करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट्स सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो कोर करंट एसेट्स को सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसका 25% ना बोरोवर्स को देना पड़ता है और बचा हुआ पैसा बैंक्स लोन में देती है, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड के हिसाब से करंट एसेट्स अगर 100 है सब में और करंट लायबिलिटीज़ 40 है सब में, ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल गैप। एक्चुअली होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। तो अभी तक बैंक ने इस कंपनी ने कहीं कि कोई बैंक से अभी तक लोन नहीं लिया है, तो वर्किंग कैपिटल गैप 60 मतलब माइनस ही हो जाएगा, तो 60 60 60, ठीक है। लेस कोर करंट एसेट्स, तो फर्स्ट और सेकंड में तो कोर करंट एसेट्स को कंसीडर नहीं करना है, थर्ड में करना है, तो 20 यहाँ लिख लिए। नेक्स्ट है लेस मार्जिन 25%। अब 25% फर्स्ट मेथड के हिसाब से वर्किंग कैपिटल गैप का, 25% वर्किंग कैपिटल गैप का 1/4 15, ये ठीक है, 15 आया। अब इसका 25% ऑफ करंट एसेट्स, तो इसका 25% करंट एसेट्स निकालेंगे तो इसका 25 आएगा, और इसका करंट एसेट्स माइनस कोर करंट लायबिलिटीज निकाल के
25% निकालेंगे तो इसका 20 आएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनेंसेस, ये कैसे निकलता है, C माइनस डी करना है आपको या C माइनस ई, विच एवर इज लेस इज द, उतना लोन हम लोग को देना है, बैंक उतना देगी। तो यहाँ पे 45 आया, जो C माइनस डी करेंगे या C माइनस ई करेंगे तो जो भी लोअर होगा वो यहाँ लिखाएगा। तो यहाँ 45 लोअर आएगा और यहाँ पे 35, यहाँ पे 20। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंक का कंपोनेंट बस 20 है, बाकी सारा पैसा वो खुद कंपनी दे रही है। तो ये हम लोग के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे करंट रेशियो भी आप निकालेंगे, जो कि बताया जाता है कि 1.33 से ज़्यादा है तो बैंक के लिए अच्छा है। तो आप देखेंगे 1.67 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 1.33 आएगा और यहाँ पे 1.18 आएगा। तो ये सेकंड मेथड बेस्ट होता है कस्टमर के लिए भी, हमारे बैंक के लिए भी। तो सब कोई यही यूज़ करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे एक कैश बजट मेथड भी होता है, ये मगर बहुत ज़्यादा जिसका अमाउंट है के लिए ये कैश मेथड यूज़ होता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो एक फाइनेंसिंग और होती है जिसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल फाइनेंस बाय द बैंक्स। बुक डेट्स आपको पता है कि अगर बैंक किसी को लोन देती है, छोटी छोटी कंपनी क्या करती है, अगर किसी को लोन देती है तो वो सीधा बुक में ही लिख लेती है। तो बुक्स के थ्रू, बुक को देख के अगर हम लोग लोन देते हैं तो वो बुक डेट्स कहलाती है, या सन्ड्री डेटर्स भी होता है, सेम नाम है, आउट एंड आउट सेम है, दोनों डेटर्स ही है। बुक डेट्स का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को उधार में पैसा दिया है तो ये बुक डेट्स कहलाएगी। एक होता है, अब बिल्स और रिसीवेबल्स वही होता है कि कहीं से पैसा आना है, मतलब अगर हम लोग किसी को गुड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट दिए हैं तो वो कभी ना 3 महीना या 6 महीने बाद पैसा लौटाएगा, तो उसको रिसीवेबल्स बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक ये आप कंसेप्ट समझ लेना, जैसे सेलर और बायर होते हैं दो चीज़, ठीक है। अगर सेलर ने सामान बेचा, अगर बायर लिख के दे रहा है तो इसको प्रॉमिसरी नोट बोलेंगे, ठीक है। अगर सेलर ने सामान भेजा और सेलर ने ही लिख के दिया कि आपको इतना इतना अमाउंट पे करना है, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे बोल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर बैंक क्या क्या कर सकती है, परचेस्ट कर सकती है, डिस्काउंट कर सकती है, कलेक्शन कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि परचेस्ट, डिस्काउंट और कलेक्शन क्या होती है। अब देखिए, अब बैंक, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो अपना सामान बेची, अगर बिल में लिखा है कि आपको 1-2 दिन में ही पेमेंट कर देना है, तो ये 1-2 दिन के लिए ही है, तो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो इस बिल को साइट बिल बोलेंगे। और अगर 3 महीना या 6 महीने के बाद बोलेगा कि 3 या 6 महीने के बाद आप पेमेंट कर दो, तो इसको यूजैंस बोलते हैं, ठीक है। अब इस साइट बिल 1-2 दिन के लिए के बाद पैसा आ ही जाएगा। अगर बैंक, अगर मगर ये कंपनी को आज ही पैसा चाहिए, 2 दिन में पैसा आएगा मगर कंपनी को इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास जाएगी और बैंक इसको क्या करेगी, इसको परचेज करेगी, ठीक है। और इसमें ये 3 से 6 महीने में ये पैसा आएगा, तो अगर कंपनी बैंक के पास जाएगी तो बैंक इसको क्या करेगी, डिस्काउंटेड करेगी। ये टर्म्स आपको दिमाग में रखना है। ये परचेज में क्या होता है कि कुछ पैसा कमीशन काट के सारा पैसा दे दिया जाता है, और आफ्टर परचेजिंग और डिस्काउंटेड बैंक्स फ्यूचर में जब इसका डेट मैच्योर होता है तो बैंक इसको कलेक्ट करती है। तो यही वो है कि परचेज, डिस्काउंटेड एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई पता है कि प्रॉपर अप्रेजल होना चाहिए, इंस्पेक्शन हमेशा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, गारंटी मार्जिन 25% होना चाहिए। और नन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आ सकता है, एक तो गारंटी आती है, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स आता है, और सेलर बायर बैंक एग्रीमेंट, ये सब हमारा आता है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में भी हमारा चलता है, फॉर फाइनेंसिंग चलती है, आपको पता होगा। वो फाइनेंसिंग किस हिसाब से होती है, UCPDC 600 के हिसाब से सारा फाइनेंसिंग होती है। और जैसे हमने परचेस्ड और डिस्काउंटेड पढ़ा था ना, तो LC में ये टर्म सेम कंसेप्ट होता है, नेगोशिएटेड होता है, क्योंकि जब हम लोग LC इशू करते हैं, वो LC के अगेंस्ट कोई भी बैंक अगर पैसा देने के लिए रेडी होती है तो उसको नेगोशिएटेड बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अदर वे टू गेट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अब आपको पता है इससे ऊपर जितना पढ़े थे वो बैंक्स कर रही थी फाइनेंस, अब आपको पता है NBFC भी कुछ ना कुछ फाइनेंस करती है, वर्किंग कैपिटल भी वो देती है। तो वो किस हिसाब से देती है, तो वो जनरली फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग के थ्रू करती है। फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग में डोमेस्टिक बिल का अगर खरीदती है NBFC और उसके अगेंस्ट पैसा दे देती है तो फैक्टरिंग कहलाता है। फॉरफिटिंग अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है तब फॉरफिटिंग वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट होता है रिकोर्स
और विदाउट रिकोर्स का। तो रिकोर्स में क्या होता है, अगर जैसे कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, वो किसी को सामान बेचती है, सामान बेचने के बाद 3 से 6 मंथ के बाद पेमेंट आना है, मगर ये कंपनी जाके NBFC के पास बोलती है कि मेरा ये बिल ले लो और मुझे पैसा दे दो, तो ये एक तरह से फैक्टरिंग हुआ, ठीक है। अब 6 महीने बाद ये NBFC इसको अप्रोच करेगी, बोलेगी आपसे ये पैसा आना है, आप ये पैसा चुकाओ। मगर ये पैसा नहीं चुकाती है तो NBFC जाके देखेगी कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। अगर एग्रीमेंट में रिकोर्स क्लॉज है, 2 क्लॉज होती है, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। अगर रिकोर्स क्लॉज है तो ये पैसा डायरेक्ट वो सेलर से मांग सकती है। पैसे एक्चुअली इसको देना है, इस बायर को, मगर ये बोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो ये NBFC अगर क्लॉज में रिकोर्स लिखा है तो ये सेलर से मांगेगी, बोली कि ये पैसा लौटाओ। अगर विदाउट रिकोर्स है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ये अब शायद कोर्ट जाएगी, कोर्ट से इसको जस्टिस मिलेगा। तो दैट्स इट, थैंक यू।